10वीं पास होने पर देंगे टैबलेट कंप्यूटर। उधर उत्तराखंड से पीएम ने भरी हुंकार, परिवर्तन यात्रा पर निकली बीजेपी। साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे सलमान रुश्दी। ट्विटर पर कहा, जान से मारने की दी गई थी सुपारी। सरकार ने कहा, नहीं आने का फैसला रुश्दी का सरकार ने नहीं रोका। सेनाध्यक्ष की उम्र पर बोले रक्षा मंत्री एंटनी, बेहद तकलीफदेह है मामला। वीके सिंह की जन्मतिथि 1951 मानने पर दायर पीआईएल खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ सेनाध्यक्ष की याचिका पर ही होगी सुनवाई। आईटी डिपार्टमेंट को लगी 11,000 करोड़ की चपत। वोडाफोन को फिलहाल नहीं चुकाने पड़ेंगे पैसे। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स मसले में फैसला। अदालत ने कहा, रातों रात भागने वाली नहीं है कंपनी। और देश भर में सर्दी का सितम जारी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उत्तराखंड से चुनावी प्रचार में कूद पड़े हैं। रुद्रपुर में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम ने राज्य में 5 साल सत्ता में रही बीजेपी पर काम न करने का आरोप लगाया। इस बार के चुनाव में ये पहली बार है जब पीएम वोट मांगने निकले। उधर विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के चाबुक की खबर भी यहां पर आ रही है। कैश बरामदगी के मामले में यूपी और पंजाब में होड़ लगी है। हालांकि अब तक के नतीजों के हिसाब से यूपी का पलड़ा भारी है। आयोग के आंकड़ों की माने तो यूपी में अब तक कुल 29 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पंजाब भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहां अब तक 26 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग का चाबुक चला है और कैश बरामदगी के मामले में यूपी और पंजाब में होड़ लगी हुई है। हालांकि फिलहाल नतीजों के हिसाब से यूपी का पलड़ा भारी है पंजाब से। आयोग के आंकड़ों की माने तो यूपी में अब तक कुल 29 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पंजाब भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहां अब तक 26 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। चुनावों के आते आते करोड़ों रुपए की बरामदगी यूपी और पंजाब में हुई है। पंजाब में 26 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं तो यूपी में 29 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी आगे है पंजाब से इस मामले में। लेकिन चुनाव आयोग का चाबुक यहां पर जरूर चल गया है और कैश बरामदगी के मामले में यूपी और पंजाब में 26 करोड़ और 29 करोड़ की कैश की बरामदगी की गई है। इसके बाद इस पे नंबर लगेगा, ये गाड़ी थी, ये भी अच्छा काम है। चुनाव आयोग का चाबुक चला है और कैश बरामद किया गया है यूपी और पंजाब से। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में अब तक 29 करोड़ और पंजाब में 26 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। ये किसका है? ये वहीं चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अनुराग पुनेठा। हल्द्वानी की जनता के जहन में क्या है? चुनाव में किसको करेगी पास और किसको करेगी फेल? पहाड़ों से जुदा है तराई की राजनीति। यहां पर मुकाबला कई कोणीय है। मुस्लिम वोटर निभा सकते हैं निर्णायक भूमिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी हां, उत्तराखंड में P7 की टीम जो कि जनादेश यात्रा पर निकली है, राज्य
चुनाव की दहलीज पर है। कुछ ही दिन के बाद जनता यानी कि मतदाता जो है वोट करेंगे, जो कि उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। चुनावी गहमी के बीच में हमने ये जानने की कोशिश करी है पूरे उत्तराखंड में कि दरअसल किस पार्टी का क्या कुछ पलड़ा भारी है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे क्या है, यहाँ के प्रत्याशी इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये काफिला आज हम हल्द्वानी लेकर पहुंचे हैं। जी हां, उत्तराखंड की कॉमर्शियल कैपिटल इसको माना जाता है और यहां पर तमाम है। तराई का इलाका है, तराई की अपनी समस्या है, कुछ अपनी बातें हैं, यहां की जनता की कुछ अपनी डिमांड है। इसी सबको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जनता हमारे साथ है, उसके बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों के बारे में या फिर यहां के मुद्दों के बारे में। सबसे पहले मैं अपना स्वागत करूंगा, मतीन सिद्दीकी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उनके बगल में है मोहन पाठक जी, कांग्रेसी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बगल में है भुवन चंद बिष्ट, यूकेडी के प्रत्याशी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे उधर हैं श्री केवलानंद भट्ट, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी और एक गणमान्य व्यक्ति हैं हल्द्वानी के, उनसे भी जानने का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अश्विनी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी अश्विनी हैं, और अश्विनी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां की जनता इस बारे में क्या सोचती है। जनता की राय, प्रत्याशियों की राय, नेताओं की राय इस बारे में क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि दरअसल यहां पर क्या कुछ गणित है, जो प्रत्याशी यहां पर खड़े हैं किसके बीच कांटे का मुकाबला है और जनता इस बारे में क्या सोचती है। सर्द मौसम के बावजूद चुनाव की तारीख नजदीक आते ही उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार सियासी जंग में कूद पड़े हैं। बीजेपी ने मेयर रेणु अधिकारी को दिग्गज कांग्रेसी नेता इंदिरा हृदयेश से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतारा है। बात करें हल्द्वानी विधानसभा सीट की तो साल 2007 के चुनाव में यहां बीजेपी ने अपना परचम फहराया था। करीब 36% वोट के साथ हल्द्वानी सीट पर बीजेपी के वंशीधर भगत विजयी हुए थे, जबकि कांग्रेस की इंदिरा हृदयेश को 32% वोट के साथ दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। 17% वोट के साथ समाजवादी पार्टी तीसरे और बीएसपी चौथे पायदान पर रही, जबकि बाकी प्रत्याशियों को 13% वोटरों का समर्थन हासिल हुआ था। हल्द्वानी सीट पर मुख्य मुकाबला इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। हालांकि दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर विश्वास से लबरेज हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष की दुर्दशा से कांग्रेस को स्वतः बढ़त मिल रही है। हमारा कांग्रेस और भाजपा का ही आपस में मुकाबला है, लेकिन मैं इस मुकाबले को बहुत इजी वे में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुकाबला कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामी को आधार बनाकर मतदाता के पास पहुंची है। अब फैसला मतदाता के हाथ में है। हल्द्वानी में पिछली बार मात खा चुकी कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश को इस बार सत्ता विरोधी लहर और भीतरघात पर काफी हद तक काबू पा लेने का फायदा मिल सकता है, तो समाजवादी पार्टी उनकी राह में कांटे बो सकती है। वहीं बीजेपी ने मेयर रेणु अधिकारी के छवि के सहारे दांव खेला है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ अशोक त्रिपाठी, P7 न्यूज, हल्द्वानी। जी हाँ, तो ये यहाँ पर स्थिति है फिलहाल। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे मतीन भाई से। मुख्य मुकाबला कांग्रेसी कहते हैं कि हमारा बीजेपी से, बीजेपी कहती है कि हमारा कांग्रेस से है। आपकी नजर में क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की, और मुख्य मुकाबला किस बीच में? समाजवादी पार्टी का मुख्य मुकाबला इस टाइम भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है और निश्चित रूप से इस बार समाजवादी पार्टी की जीत आ सकता है। बीजेपी से क्यों मानते हैं आप? मतलब कांग्रेस को आप बिल्कुल दरकिनार किस वजह से कर रहे हैं? तो कांग्रेस की जो पुरानी प्रत्याशी रही है, पहले कैबिनेट मंत्री भी रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ जन समस्याओं का अनदेखा किया है बिल्कुल। और सबसे मेन चीज है व्यवहार। उनका व्यवहार इतना रूखा रहा है कि जनता उनसे नाराज है। आज भी वो जनता को जोड़ नहीं पा रही। तो इसलिए निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में भी है इस टाइम, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और सीधी जीत है। इस बार दोनों पार्टियों से यहाँ की जनता निराश हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रही है। भारी जन सैलाब समाजवादी पार्टी की तरफ है और निश्चित रूप से इस बार हल्द्वानी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। मोहन जी, ये तो कांग्रेस को गिन ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा, बाकी तो कांग्रेस है भी नहीं। ये तो जनता तय करेगी और पूरा शहर और पूरा प्रदेश आज कांग्रेस के साथ है। और जो भी विकास इस उत्तराखंड में कहें या सिडकुल की तहत पूरा औद्योगिक विकास हुआ है, वो कांग्रेसी गवर्नमेंट में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ। और खासकर जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी हैं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, वो यहाँ विकास की एक पर्यायवाची मानी जाती हैं।
आज सारा शहर कह रहा है कि जितना भी विकास उनके टाइम में जो जो सड़कें बनी, जो जो विकास उन्होंने किया, 5 साल की भाजपा गवर्नमेंट में उसका रिपेयर तक वो नहीं कर पाए। तो पूरी जनता कह रही है हमें विकास चाहिए, नौजवान कह रहा है हमें रोजगार चाहिए, जो सिडकुल के माध्यम से मिला और जो विकास उन्होंने घर घर में रोडे माननीय इंदिरा हृदय ने पहुंचाई, वो सबके सामने है। आज हर परिवार, हर जनता, हर व्यक्ति रोजगार और विकास की बात कर रहा है, जिसका पर्यायवाची डॉक्टर इंदिरा हृदय और माननीय नारायण दत्त तिवारी है। चलिए, यूकेडी क्या सोचती है? भुवन चंद जी हमारे साथ हैं, वो क्या सोचेंगे, लेकिन इससे पहले जनता की राय दोनों की पार्टियों के बारे में। अश्विनी, क्या वास्तव में यही बात है कि मुख्य मुकाबला जैसे हम देखते आए हैं उत्तराखंड के पूरे बाकी जगह की बीजेपी कांग्रेस है, यहां पर क्या समीकरण आपको बदलते लगते हैं? समाजवादी पार्टी या फिर मान लीजिए बीएसपी या यूकेडी का कितना होल्ड है और ये कितना कर पाएंगे? बिल्कुल अनुराग, अगर इस हल्द्वानी सीट की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंदिरा हृदय जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके साथ ये कि यहाँ पे एक बड़ा पहलू यहाँ पे ये भी है कि जनता को ऐसा लगता है कि इंदिरा हृदय ने जरूर काम किया है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो उस तर्ज पे उस तरीके से उनको नहीं देखती है। बात करते हैं कुछ लोगों से हम कि जो इंदिरा हृदय को लेकर के जो एक छवि उनकी है, उन्होंने पिछले काम कराए थे, डेवलपमेंट यहाँ कराए थे, क्या वाकई काम कर रही है? हाँ, अभी इंदिरा हृदय की छवि तो ठीक है, पर बीजेपी ने तो कोई काम किया नहीं यहाँ। और लोग ये राष्ट्रीय जो दल है कांग्रेस और बीजेपी जो है ना, इनसे लोग ऊब चुके हैं। हाँ, तीसरे विकल्प की तलाश है पहाड़ में। हाँ। और लोग से बात करते हैं, क्या तीसरे विकल्प की तलाश है, ऐसा कहना है इनका? आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है हम इससे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन, ढंग से परिवर्तन हो। देखिए, कमोबेश ये अनुराग एक तरह का फीलिंग मुझे मिला है कि यहाँ जनता दोनों दलों से नाराज है, लेकिन एक बात वो है कि कौन अच्छा है, सबसे खराब कौन है, इस पर लेके बात बन रही है। इसीलिए जो यहाँ पे मुस्लिम वोट है वो तीसरे विकल्प की भी एक तरह से उम्मीद जो है बढ़ती जा रही है। अनुराग जी, भुवन चंद जी ये कहते हैं कि मुख्य मुकाबला तो यहां पर है, जैसे मतीन जी ने कहा कि हमारा तो समाजवादी पार्टी का, क्या यूकेडी के तौर पर पर्वतीय इलाकों में तो कहा जाता है कि वहां पर वो शायद कुछ कर पाएगा, लेकिन एक ऐसी फोर्स जैसे पिछले विधानसभा में बीएसपी 3rd नंबर पर थी, क्या आपको लगता है कि उसका आप रिप्लेस कर पाएंगे और क्या सिनेरियो आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड जो क्रांति दल है उसने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और उत्तराखंड के जो जितने भी मूल आवश्यकताएं हैं उत्तराखंड क्रांति दल को ही पता है। ये राष्ट्रीय दलों का 5 साल कांग्रेस का रहा, 5 साल बीजेपी का रहा। अब विकास की बात अभी कांग्रेस के हमारे भाई मोहन पाठक जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस में विकास हुआ। गोला नदी का पुल बना, 1 साल में टूट गया। काठगोदाम में पुल बना, वो पुल टूटने की कगार पे है। तो इस तरीके के विकास हुए हैं। जो भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, वो पूरा नजारा 5 साल में हमने देखा। और ये 5 साल बीजेपी के देख लीजिए आप, निशंक जी देख लीजिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ ली और अब खंडूरी जी को पहले हटाया, फिर खंडूरी जी को फिर ले आए। तो इस तरीके का विकास उत्तराखंड में हुआ। 11 साल में उत्तराखंड 11 साल पीछे चला गया। हमारे बेरोजगार नौजवान जो सिडकुल में कार्य कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, पूरी तरह शोषण हो रहा है। वहां जो है उनको ठेकेदारी प्रथा पर उनका शोषण किया जा रहा है। ये सारे काम जो है इन राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड में किया है और ये पूरी तरह से इस बार जनता इनको नकार देगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। बट साहब, आप चूंकि पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं और यहां पर चीजों को आपने देखा है, क्या आपको लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आमतौर पर कहा जाता था कि एक बार एक पार्टी आ गई, दोबारा दूसरी पार्टी आएगी, क्या इस बार भी वो ट्रेंड देखते हैं? और खासकर हल्द्वानी में पार्टियों ने किस तरह से चीजों को रखा है? इस वक्त जो है हमारा युवा वर्ग और सभी नागरिक जो हैं वो बहुत उत्साहित हैं और वो जो वोट देंगे बहुत सोच करके देने वाले हैं। और उनसे पूछिए, आप जो बात करके कहेंगे, आप जो इंडिकेशन उनको देंगे, आपकी बात को वो डिट्टो कर देंगे। अपने मन की बात नहीं बताने वाला है कोई। तो ये तो 30 तारीख को ही मालूम होगा कि वो क्या कहने वाला है। ये किस वजह से आपको लगता है? मैं इसलिए कि मैं कई लोगों से बात करता हूं जी, तो मैंने अगर बात छेड़ दी किसी की, किसी नेता की, अरे बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया है। दूसरे से कहा, दूसरे की छोड़, अरे वो बहुत बढ़िया है, और थोड़ी देर में दूसरा जाएगा, वो बढ़िया है। तो कोई नहीं बता रहा है कि उसके मन में क्या है। चलिए, ये बड़ी स्टेलिंग जी। अश्विनी, हम ब्रेक में जाए, लेकिन संक्षेप में, क्या ये बात सच है कि मतदाता आमतौर पर अपने पत्ते आखिर के समय में खोलता है जब वो वोट देने जाता है? बिल्कुल, ये इसका भी लेते हैं। हालांकि हमको इस तरह का मिला है, निश्चित तौर पर मिला है, संकेत मिले हैं, लोग बातें कर रहे हैं, हमारी राय जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम उनकी राय जानना चाहते थे। अब बात करते हैं कि जनता इस बार कुछ दुविधा में है, किसको चुने।
क्या छवि अच्छा चुने या दल को देके सबको देख लिया है, दोनों राष्ट्रीय दलों को देख लिया है, एक दुविधा में नजर आती है। वजह क्या देखते हैं इसका? सर इसकी मेन वजह ये है आजादी के 60 साल का विकास आज भी दिखाई दिया करता है, लेकिन हमने देखा कि जिन जिन पार्टी का लंबा शासन रहा वो दूसरी पार्टी के शासन आने में बोला करते हैं कि विकास गायब। इसका मतलब उन लोगों ने जो विकास के दावे करे, क्या वो मात्र विकास उनका खोखला था या कागजों में मात्र था? कागजों में मात्र। और लोगों से बात करते हैं, क्या वजह है ये इस तरह का द्वंद्व जनता खुलकर नहीं आ रही है? क्या मूड बना चुकी है, या आप किसी इस पॉलिटिकल सिस्टम पे उसको भरोसा नहीं रहा, या नेता जो चुनाव में खड़े हैं उसको लेकर के उसको पहले से परखी हुई है, जान रही है कि तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द्वंद्व में तो है ही है। आदमी इतना फ्रेंकली बोल नहीं सकता कि मैं इस पार्टी में जाऊंगा, वो अपना डिसीजन खुद लेगा, क्योंकि आज आदमी इतना सक्षम हो गया कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। आपको किसी के प्रेशर पे जाने की जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस को करेंगे, वो करेंगे। वो अपने मेकिंग में अन्ना का कहीं है, अन्ना का कहीं रोल है डिसीजन? अन्ना का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अनुराग, द्वंद्व में जनता साफ तौर पे है और नेताओं को लेकर के उसके जो भरोसे हैं वो कहीं न कहीं डरके हैं, इसीलिए वो द्वंद्व में है और अभी तक आखिरी वक्तों को मूड बनाने में लगी हुई है। चलिए छोटे वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मतदाता, खासकर यहां पर कहीं भी जाता है कि मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते यहाँ के लोग प्रत्याशी, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो चाहे यूकेडी या समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो काफी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। कितनी संभावना है जानेंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर मॉर्निंग होगी पेन फ्री मॉर्निंग। बवासीर के लिए जॉली वासीर, दूसरा कोई नहीं। याद रहे, बवासीर के लिए सिर्फ जॉली वासीर। जॉली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल 100% आयुर्वेदिक। होशियार, खबरदार, शहंशाह आजम पधार रहे हैं। दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। रिवाइटल रोजाना, इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं, इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? एक्सपर्ट कौन? रैनबैक्सी वोलिनी, दर्द निवारक एक्सपर्ट। इसका क्विक एब्सॉर्ब फॉर्मूला त्वचा में जल्द समाए और दर्द से झटपट आराम दिलाए। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद दर्द निवारक रैनबैक्सी वोलिनी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MDH। विद्या के इस एडिशन में कवर स्टोरी हुस्न की डर्टी अदा, मासिक पत्रिकाओं में सबकी पसंद बिंदिया। पिंकी रोटी बन गई? नहीं बनी। सुन दे, राशन मुक गया, बाजारों लेंदा आई। इतना बड़ा चोरा कानू लेके जा रहा, पूरा बाजार ही ले आएगा की? काली ताजी ने दसा कि तू सानू आटा 4 किलो तो दाल 2 किलो मिल दिया, चिंता थोड़ा भर के लाना पड़ू। इतना सस्ता मैं नहीं मानती, पहला तो कभी सुनिया नहीं। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਿਆਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਆਓ, ਇਹ ਹਨ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। तरक्की दी रफ्तार नू होर बताइए, अकाली दल भाजपा सरकार नू मुड़ ले आइए। चलो हम 10 खेल दिया। मैं तहसीलदार, मैं पुलिस इंस्पेक्टर, मैं मजिस्ट्रेट, मैं सरपंच। तहसीलदार जी, मैं अपने खेत अपने पुत्र ना करवाने हैं, बस एफिडेविट चाहिए सी, फॉर्म भर दे, जल्दी हो जाएगा। साहब जी, राती मोटर चोरी हो गई थी, FIR लिखानी थी, आज SHO साहब है नहीं, तू बात चाहिए। इन्हां दे काम विच देरी हुई तां तेरी तनख्वाह कटूगी। ओ क्यों? बादल सरकार मुताबिक सब नू हक है अपना काम टाइम ते कराउण दा, ते जे किसी सरकारी बंदे ने
देर कीती ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पिछले 5 सालों में बदल गया है पंजाब पर यह तो हले शुरुआत है तरक्की दी रफ्तार नू होर बताइए अकाली दल भाजपा सरकार नू मुड़ ले आइए हमारे संस्कार हमारी पहचान MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया एक्सपर्ट कौन? रैनबैक्सी वोलिनी दर्द निवारक एक्सपर्ट इसका क्विक एब्सॉर्ब फॉर्मूला त्वचा में जल्द समाए और दर्द से झटपट आराम दिलाए डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद दर्द निवारक रैनबैक्सी वोलिनी बड़ों की बात का और मेरे स्वाद का पता चल गया बाद में दाद नहीं अभी और मैंने खाया नंबर 1 आया विटामिन C से भरपूर MDH ड्राई आमला स्वीट एक महीने में 5 किलो वजन कम होगा तो यही हाल होगा जॉली फेट गो खाओ और वजन घटाओ शुद्ध आयुर्वेदिक है मेरे पापा जी ने मेरा खर्चा पूरा किया मैनू पुत्तां वांग पढ़ाया लिखाया मेरी हर तमन्ना पूरी की पर सारी धीआं दे अरमान इस तरह पूरे नहीं हुंदे इसलिए बादल सरकार ने पंजाब दियां धीआं दे सुपने पूरे करन दा बीड़ा चुक्या कुड़ियां नू 12वीं तक दी पढ़ाई मुफ्त मिलदी है स्कूल जाण लई साइकिल किताबां वर्दियां सब कुछ मुफ्त मिलदा है ते कुड़ियां दे ब्याह ते 15,000 दा शगन भी सरकार पाउंदी है जे बादल सरकार धीआं नू अगे वधन दा मौका दे रहे ने तां आओ आपां भी बादल सरकार दा साथ दईए ਇਹ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ पर ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ शुरुआत है तरक्की दी रफ्तार नू होर बताइए अकाली दल भाजपा सरकार नू मुड़ ले आइए MDH की दुनिया में आपका स्वागत है वाह क्या खुशबू है और स्वाद भी है डिलीशियस बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह आपकी मेहरबानी से MDH the real spice of India ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है इसलिए खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशी इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कुछ मांग जनता से आई थी कि विकास के तमाम दावे करने वाले वो प्रत्याशी या वो पार्टियों के बड़े बड़े नेता आखिरकार यहां कुछ नहीं आते। लेकिन इस दौरान ब्रेक में कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता इस बारे में क्या सोचेगी। P7 ने और सी वोटर ने मिलकर उत्तराखंड में एक सर्वे करवाया है जिसमें कि कुछ इंडिकेशन है कि किस पार्टी को जो बढ़त है वो मिल सकती है। वो ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे। लेकिन दो जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करा देना है। राम सिंह बसेड़ा जी हमारे साथ हैं जो कि बार एसोसिएशन हल्द्वानी के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ बसपा प्रत्याशी रईसुल हसन साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो एक हमने सर्वे करवाया है उत्तराखंड में उसके हिसाब से क्या स्थिति है। बीजेपी को जो पिछली बार स्थिति थी उसके हिसाब से सीटें कम होती दिखाई देती हैं। हालांकि यहां पर हमने बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी, उनको कन्विंस कराने की कोशिश करी कि आप आएं और अपनी बात रखें। लेकिन हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी को सीटों का नुकसान होता दिखता है, कांग्रेस फायदे में दिखाई देती है। जी हां, ये स्थिति है। और कांग्रेस को अगर फायदा है तो 21 सीटों से बढ़कर तकरीबन 33 सीटों के आसपास का फायदा है, तो यानी कि वो प्लस में जाती है। बीजेपी माइनस में है, 34 सीटों से उसको कुछ नुकसान है, ये स्थिति है। अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को भी तो फायदा दिख रहा है। हालांकि हिसाब से 8 सीटें उनकी थी, उसके हिसाब से 9 सीटें उनको हैं। जी हाँ, ये तीन मुख्य पार्टी जो कि रही 2007 के विधानसभा चुनावों में, उसमें अभी तक का ट्रेंड इस हिसाब से है। लेकिन जैसा श्री केवलानंद भट्ट ने कहा कि यहां की जनता आखिरी मोमेंट तक नहीं अपने पत्ते खोलना चाहती है कि आखिरकार वो वोट किसको देना चाहते हैं। आपसे एक सवाल ये कि कितनी उम्मीद है, हालांकि आपकी सीटें थी 8 से और अब बढ़ने का दावा जैसे हम कर रहे हैं, उम्मीद है इसको, और मुख्य मुकाबला आपका किससे है?
बहुजन समाज पार्टी का हल्द्वानी के अंदर 60% वोट है। मुस्लिम और दलित पर बहुजन समाज पार्टी खास लड़ रही है। परिसीमन होने के बाद मुस्लिम और दलित 60% वोट है। बहुजन समाज पार्टी इस बार हल्द्वानी से सीट जीतने जा रही है। नहीं, पर मुस्लिम वोट में तो समाजवादी पार्टी भी अपना हक जता। समाजवादी पार्टी 3 बार वोट ले चुकी है। अब इनका जनाधार खत्म हो चुका है। पूरे उत्तराखंड के अंदर एक भी नगर पालिका में इनके पास मेंबर नहीं है। मेंबर इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। इनका अपना वजूद भी खत्म हो चुका है। निर्दलीय के तौर पर ये समाजवादी पार्टी है। क्या कहेंगे मतीन साहब, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि वजूद खत्म हो गया है आपका। तो पार्टी का मेंबर नहीं है, तो ये बताएं बहुजन समाज पार्टी का कोई मेंबर है यहाँ? वार्ड नंबर 1 से शुरू होता है और एक मेंबर है और बहुजन समाज पार्टी हर बार ये फैक्टर काउंट करेंगे। अगर विधायक मतलब एमएलए का चुनाव होता है तो ये फैक्टर कितने काउंट करते हैं? और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में क्या आपको लगता है डिवीजन होगा? बहुजन समाज पार्टी को हर बार 8,000 वोट हल्द्वानी विधानसभा से मिला है। मैं मानता हूं कि हल्द्वानी विधानसभा से मुझे 15,000 मुस्लिम समाज का वोट मिलने वाला है। 23,000 में मैं आराम से सीट जीतने वाला हूं। इनसे पूछ ले। अशरी हम मतीन साहब से जानेंगे, लेकिन ये जनता कुछ लोग आपके सामने तालियां भी। पिछली बार इन्हें कितना वोट मिला था विधानसभा में? चलिए ये जनता क्या बोल रही है? कुछ लोग ताली भी बजा रहे हैं। तो आप सवाल पूछ रहे हैं। खासकर मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाता क्या इस बात को लेकर इसमें डिवीजन होगा कि समाजवादी पार्टी या बसपा में किसको चुना जाए, और अगर चुनते हैं तो उसमें क्या फैक्टर काउंट करता है? बिल्कुल बात करते हैं कि क्या मुस्लिम जो मतदाता है, जो करीब 40,000 के बताते हैं कि उसकी आबादी है, किधर जा रहा है? वो बसपा कह रही है कि वो मेरी तरफ है, सपा कह रही है मेरी तरफ है। आपका क्या मानना है? मुस्लिम जो संवाददाता है 42,000 है, पहले तो मैं आपको बता दूं, और ये जो 30,000 की अफवाह उड़ा रहे हैं, ये गलत उड़ा रहे हैं। या तो इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका और पार्टी के नेताओं का, या एक गणित अपनी भूल गए। और मैं इन्हें ये भी बता दूं, जो अभी हमारे कैंडिडेट हैं वो कह रहे थे 8,000 मिला है, इससे पहले उन्हें 3100 वोट मिला था, और जो उन्हें चेयरमैनी में 7,000 वोट मिला है। और जो यहाँ की आज कांग्रेस की प्रत्याशी है वो बसपा को चुनाव लड़ा रही थी उस टाइम पे, इसलिए 4,000 जो कांग्रेस की प्रत्याशी का वोट है वो बसपा को मिला था, ना कि कोई बसपा का अपना वोट बैंक था। बसपा का सिर्फ अब्दुल कवी लड़े, वो 3100 लाए, और मुन्ना सिंह वो लड़े साहू, वो जो 1300 कुछ वोट लाए। बात करते हैं और कि कुछ आप भी कहना चाह रहे थे, कुछ आपके भी कुछ आवाज थी, क्या बोल रहे? तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जो है सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने ही 11 साल हो गए हैं इस देश को, उत्तराखंड को जो है वजूद में आए हुए 11 साल हो गए हैं। और 11 साल में मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने बेरोजगार लोगों को जो है नौकरी दिलाई, कितने लोगों को जो आज भी जो है उत्तराखंड में जो है बीएड के लोग जो है बीएड करे हुए। बिल्कुल अनुराग, ये जनता का सवाल है कि दोनों की सरकारें रही हैं राष्ट्रीय दलों की, रोजगार कितने दिए हैं? जी ये बात आपसे मोहन जी, मुख्य तौर पर मुस्लिम मतदाता कितना फैक्टर होगा? चूंकि तराई का इलाका आमतौर पर पलायन करके ऊपर से लोग यहां पर आकर भी बसते हैं, बाहरी इलाकों से भी आकर बसते हैं, कुछ लोग तो यहां उसको मिनी हिंदुस्तान भी बोलते हैं। क्या कुछ विशेष धर्म जाति का वोट बैंक प्रभावित कर सकता है? देखिए ऐसा है, आज जो है मतदाता जागरूक हो चुका है। मुस्लिम मतदाता भी पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो समझता है कि उसे क्या करना है। आज वो स्थिति नहीं है जो पिछले 10 साल पहले या 20 साल पहले थी। आज वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे समझदार लोग हैं, उनको पता है कि किस कैंडिडेट को वोट करना है। ये भी नहीं है कि वो एक तरफा वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि कैंडिडेट किस तरीके का है, अगर सही कैंडिडेट है तो वो उधर भी वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के पीछे जाएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बातें करने वाले राष्ट्रीय पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया है। उनका कहीं पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, उनकी बातें हो रही हैं। आज वो चुनाव में उनको बुलाया जा रहा है कि उनका जुलूस निकलवा जा रहा है, लेकिन उनका कहीं भी फोटो नहीं है। तो इस तरीके से जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो इस तरीके की राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ पर नेचर रहा है। और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता इन सबको सबक सिखाएगी और ये इस बार पूरे चुनाव में ये पता चल जाएगा। नारायण दत्त तिवारी खुद अपने से निकले हैं, कुछ उन्होंने एक रैली निकाली थी, लेकिन उनका वो कहीं पोस्टर्स में नहीं है, उनका कहीं कोई मतलब उस तरह के इतने बड़े कद का नेता, और उससे कोई भी कांग्रेसी जाकर मतलब एक तरह से न तो दीक्षा ले रहा है ना उनसे सलाह ले रहा है। नहीं, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस समय उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, मगर अब वो चुनाव में पूरी तरीके से उतर आए हैं। जिस तरीके से उनका हल्द्वानी में जो परसों जलवा दिखा, वो आज भी उतने ही प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं जितने पहले रहे। और आने वाले चुनाव में देहरादून में ना तो हरीश रावत उनके बारे में बात करते हैं, हरक सिंह रावत नहीं बात करते, विजय बहुगुणा उनके बारे में बात नहीं करते। वो एक तरह से बुजुर्ग हैं, ठीक है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन इतने बड़े नेता को कहीं आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए? उनका जो विकास है वो तो मुंह बाय बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आज चाहे मेडिकल कॉलेज
यहाँ पर हल्द्वानी में है, या इतना बड़ा सिडकुल लगा है, और इस सिडकुल के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है, और उसके लिए हमारे तमाम नौजवानों ने लड़ाई भी लड़ी और उसको 70%